पब्लिक न्यूज रूम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक मरतबा फिर बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, जिन्होंने कहा कि हमारी तारीख में जब भी किसी ने मुल्क और मुल्क की तरक्की के लिए काम किया तो एस्टैब्लिशमेंट ने उससे अच्छा सलूक नहीं किया। कश्मीर में आज पीपल्स पार्टी के कारकुनान से वो खिताब कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बोली मेरी मीठी है, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे गूंगे बहरों को मुखातिब करने के लिए उर्दू बोलता हूं। उन्होंने आज ये कहा कि हमारी तारीख में जब भी किसी ने मुल्क और मुल्क की तरक्की के लिए काम किया तो एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम इससे नहीं डरते। और उन्होंने ये भी कहा कि गूंगे बहरे नहीं समझते, हमें ये जितना काटेंगे मारेंगे हम और बढ़ेंगे। ये भी कहा कि भुट्टो को शहीद किया, उसके बावजूद बीबी शहीद को वो रोक नहीं सके थे और 2 मरतबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई और मेरी हुकूमत अलबत्ता ये नहीं गिरा सके। मैंने 5 साल हुकूमत करके दिखाई और पाकिस्तान के लिए काम किए। हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बजट सूबों में बांटा जिससे तमाम सूबों को फ़ायदा हुआ और अपने दौर में 5 पुल बनाए, अब 6ठा बनाएंगे, लेकिन वहां जो बैठे हैं यानी इस्लामाबाद में उनको ये बात समझ नहीं आती। और उन्होंने ये भी कहा कि गैस की फील्ड्स मेरी नहीं है और एक दिन आएगा जब सिंध अपनी कंपनी बनाएगा और गैस निकालेगा, और जिस तरह हमने कोयला निकाला और उसमें आवाम को पार्टनरशिप दी, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं, ये धंधा आपका है, हमारा नहीं। आप हर चीज़ में टांग क्यों अड़ाते हैं, हम जरदार हैं और अपने हाल में खुश रहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब आज तीसरा रोज़ है कि तनकीद कर रहे थे जब से JIT रिपोर्ट आई है। वैसे कह रहे थे कश्मीर में आज खिताब करते हुए, सुन लीजिए। बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो, देखते हैं कि तुमने पहले भी किए थे। ये जब इलेक्शन हो रही थी तब तुमने राग शुरू किया था, उस राग से मेरा वोटर जो है वो नहीं डिस्करेज होता। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन रहे, मगर आप खुद अगर लगे हुए हो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के लिए तो मैं क्या समझा सकता हूँ। आपके पास अगर अकल नहीं है तो मैं क्या करूँ, और मेरी सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, समझने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। अगर आपके बनाए हुए लोगों से टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही तो हमारे जमाने में तो टैक्स कलेक्शन थी, हमारा FBI तो कर रहा था। तो इसका मतलब आपके इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम है, आपके गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप मजबूत रहें, मैं इनसे डरने वाला नहीं। कश्मीर में आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के कारकुनान से खिताब कर रहे थे। आपने मुलाहिजा किया आज तीसरा रोज है कि आसिफ अली जरदारी इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। उनका लहजा सख्त हो चुका है। आज कश्मीर था, गुज़श्ता रोज घोटकी था, उससे पहले गढ़ी खुदाबख्श में उन्होंने तकरीर की थी और इदारों पर आज भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने ये कहा कि चलने नहीं दिया जाता और जो काम करता है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। अपने जो कारकुनान हैं उनको आज भी आसिफ अली जरदारी साहब तसल्लियाँ और दिलासे देते रहे और उनका ये कहना था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम भी घबराएंगे नहीं, हमें जितना दबाया जाता है हम उतना ही बढ़ते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज फिर तनकीद की इदारों पर और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क से जो भी अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनसे अच्छा सलूक नहीं करती एस्टैब्लिशमेंट, और इस्लामाबाद में अंधे बहरे गूंगे बैठे हुए हैं। आज भी उन्होंने यही बात की, कल भी वो यही कह रहे थे। सईद काजी साहब सीनियर एंकर पर्सन तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब फरमाइएगा, आप ये जो लाइन ऑफ एक्शन अपना रखी है, ये हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स इदारों के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी आज तीसरा रोज़ है मुसलसल, कोई फ़ायदा इस पॉलिसी का आपको होता नज़र आता है आसिफ अली जरदारी साहब को? देखिए, ये फ़ायदा तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन वो उन्होंने अपने कहीं एक मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है और आप देखें ऊपर चले वो मुख्तलिफ इंटीरियर सिंध में जलसे भी कर रहे हैं और उस पर उनका जो निशाना है तमाम तकरीरों का वो इस्लामाबाद है और रावलपिंडी है और जो खान साहब है। तो जाहिर है अब ये इसकी तो तवक्को की जानी चाहिए कि वो खामोश तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि जिस तरह का केस और जिस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही है। आज थोड़ी सी बात जो मैं देख रहा था, जो तखात दुरानी साहब ने बात की है, वो खासी रीजनेबल बात थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि इल्जामात हैं चीफ मिनिस्टर साहब पे तो वो हट जाएं, बजाय इसके कि वो यानी गवर्नर रूल की भी नफी की गई। हर चंद के ज्यादा जो उनके अपोजिशन लीडर हैं वो जरा ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं PTI के सिंध में। तो जाहिर है अब ये जंग और खुलेगी, ये आगे बढ़ेगी और पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो आने वाले दिनों में और सामने आएगी। और साथ ही 31 तारीख को ये केस भी लग गया है, तो मेरे ख्याल में एक टकराव की सूरत हाल हमें नजर आ रही है। और फिर ये कि शेख रशीद साहब का कहना कि पंजाब में
जो बातें हो रही हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो क्या सिंध में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? तो पीपल्स पार्टी बहरहाल अपनी पूरी कोशिश से, और अपने उनके पास क्योंकि गवर्नमेंट भी है, तो वो एक रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैटेजी आहिस्ता आहिस्ता मजीद क्लियर हो जाएगी। सईद काजी साहब साथ मौजूद रहिएगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त देने के लिए। कानूनी जंग तो लड़ेगी पीपल्स पार्टी, जाहिर है, कहा भी गया कि अदालतों में बयान देंगे। अवामी अदालत में जब भी अब तकारीर की जा रही हैं, बेहतर ना होता कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मैं पहले भी यही बात पूछ रहा था कि वो उनका भी कोई शिकवार जवाब दे देते, कैटेगोरिकली बता देते कि ये इल्ज़ाम है, इसका जवाब ये है। कानूनी जंग अपनी जगह पे, अवामी अदालत में भी अगर साथ बता दिया जाए तो ज्यादा बेहतर ना हो? जी, अवामी अदालत में जो अवाम के करने की बात होती है और जो अवाम समझते हैं वो बात की जा रही है। अवाम को नहीं पता कि ये रेफरेंसेस क्यों बनाए जा रहे हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं। लीगल लैंग्वेज हम लीगल फोरम के लिए बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामला सिर्फ एहतसाब का नहीं है। मामला ये है कि एहतसाब एक जगह या एक मकतबा फिक्र का या सियासतदानों का बारहा किया जा रहा है और इसे एक तमाशे की सूरत बना दिया गया है। देखिए ना, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतसाब के खिलाफ होती तो आसिफ अली जरदारी अपनी जिंदगी के 27 साल अदालतों में कतारों में पेश ना होते। वो बात आपकी दुरुस्त है। बैरक ने कहा कि लोगों को पता नहीं है कि रेफरेंस वगैरह और ये सब मामला क्या। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है उनको ये पता ही नहीं कि JIT में रिपोर्ट में इल्जामात क्या है, या वो समझने से कासिर है? ले पर्सन की, मैं खुद कानून की फील्ड से हूँ। जो आम आदमी होता है उसे कानूनी मुशगाफियों का नहीं पता होता। जब आप रेफरेंस बनाते हैं तो आप एकदम बिल्ड करते हैं जी अभी रेफरेंस तो सर बड़ी दूर की बात है। अभी तो सिर्फ JIT रिपोर्ट की बात हो रही है। बात हो रही है कि जनाब फेक अकाउंट थे जहां से पैसा इधर से उधर गया, करप्शन हुई है, इल्जाम ये है। ये बात तो समझ आती है आम बंदे को ना। तो इसका जवाब अगर अवामी जलसों में भी दे दिया जाए साथ साथ, बेहतर स्ट्रेटेजी ना होती है आपकी? का क्वेश्चन लंबा है और मुझे आंसर का आप थोड़ा वक्त देते हैं। बात ये है कि ये ओमनी ग्रुप है, ये मुख्तलिफ कंपनी, हमने ओमनी ग्रुप का क्यों जवाब देना है जी? हमारा क्या काम है? आप हमें कहते हैं कि बिलावल साहब का लॉन्ड्री का बिल ओमनी ग्रुप से चला गया, उनके जो बकरे सच्चे के लिए 10 उनका बिल ओमनी ग्रुप ने दे दिया। अरे भाई, इसका जवाब हम दें। क्या बिलावल भुट्टो अपनी लॉन्ड्री करने के या इसके बकरे खरीदने के काबिल नहीं है? बिलावल भुट्टो किस खानदान से है? और ये कोई तमाशा पहली दफा रचाया जा रहा है? ये तमाशे बारहा रचाए गए हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ बुनियाद ये है कि इन्हें सियासतदानों को उलझाए रखे, पीपल्स पार्टी को उलझाए रखे, इनके 27 साल 12 साल फिर जाया करें और बाद में फिर चुप करके मुंह। सब लोगों के क्या, जिन्होंने 27 साल पहले हमारे खिलाफ एहतसाब शुरू किया था, क्या अदालत ने उन्हें जब हमें बाइज्जत बरी किया, उन लोगों के मुंह काले नहीं हो गए? लेकिन उन्हें शर्म आई, किसी ने माफी मांगी, कोई आगे हुआ कि हमसे ज्यादती हुई है? जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तादार पे लटका दिया। पूरी दुनिया कहती है ये अदालती कत्ल है। उन जजों का मुंह काला हुआ, तारीख में बदनाम हुए, क्या किसी ने माफी मांगी? देखिए, आप कितनी देर तक ये तमाशा करेंगे कि आपके दूसरे इदारे वो मुकद्दस। अच्छा सईद काजी साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये जो कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो साहब ने ये जो 1 यूनिट की बात कर रहे हैं और फिर ये बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि हम प्रेशराइज हों और हम अग्री कर लें तरमीम करने के लिए, और 1 यूनिट की तरफ मामला जा रहा है। ये क्या कंस्पिरेसी थ्योरी है सर, ये 1 यूनिट वाली? आपको इसमें कितनी हकीकत नजर आती है? इसके पीछे कितना सदाकत है? इसकी तो इफ्तिखार दुरानी साहब ने आज तरदीद भी कर दी है इस हवाले से। यहाँ ना गवर्नर राज की भी उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने तो पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि इनके JIT में नाम आ गया मुराद अली शाह साहब का और एक बड़ी फैली हुई एक मुबैना करप्शन की एक दास्तान जो सामने आई है, तो उस जिम्मन में उन्होंने उनको कहा है। मगर मैं एक सवाल जरूर करूंगा। बात यह है कि ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी पे बाजी में ज्यादतियां हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया गया, मोहतरम बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया और पीपल्स पार्टी के वर्करों ने बेशुमार कुर्बानियां दी और लोगों के साथ जो हुआ या लग के दौर से अब तक हम सब जानते हैं। मगर आज की जो पीपल्स पार्टी है, एक तो ये वो पीपल्स पार्टी रही नहीं,
एक बुनियादी तौर पर इन्होंने अपनी असासी दस्तावेज से ये मुनरिक हो गए। ये नाम नहीं लेते जुल्फकार अली भुट्टो के जो 5 बड़े असूल थे, सोशलिज्म का नाम तो इनके हलक में फंस जाता है आके, जिसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी बनी थी और जिसकी बुनियाद पे जुल्फकार अली भुट्टो पूरे सिंध से लेके पंजाब और पंजाब से लेके बलोचिस्तान और हर जगह पे एक इंतहाई पाकिस्तान की दुरुस्त बात सर, लेकिन उसके उस तजर्बे के आगे जो आउटकम्स थे वो कोई इतने अच्छे भी पाकिस्तान के लिए साबित नहीं हो सके, तो शायद इसी वजह से नाम नहीं लेते दोबारा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये नजरियात से जो इनराफ है पीपल्स पार्टी का, वो आज उसके जवाल की वजह बना है। और एस्टेब्लिशमेंट तो इससे पहले भी जो है, आज तो अभी तो इनको गवर्नमेंट मिली, 5 साल वो सदर भी रहे, ये पावर में भी आए 2008 में, आपको पता है। मगर सवाल ये है कि क्या ये वही पीपल्स पार्टी है जो पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाई थी? क्या इसके वही अगराज व मकासद हैं, आवाम के नारे वही हैं? क्या वही मंशूर है? आज ना मंशूर की कोई बात करता है, ना असासी दस्तावेज की कोई बात करता है। जब हम बात करते हैं, मेरी कायरा साहब से बात होती, चौधरी मंजूर साहब से कभी बात हो, किसी टीवी के प्रोग्राम में, जमाना बदल गया, वक्त बदल गया, तो हुआ ये है कि बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का जो हमारा था, जो ट्रेजिक फ्लॉ था, वो ये था कि ये जाके खेले नवाज शरीफ साहब की विकेट पे। ये नजरियात को छोड़ के नवाज शरीफ साहब की विकेट पे चले गए, तो हमने देखा कि नजरियाती वर्कर भी दूर हो गया और बाकी सूबों में इनकी जो है वो हमायत भी जाती रही। अब सोशल बेस इनकी वहाँ पे है, जहाँ पे सिंध में यकीनन इनके अंदर अंदरूर सिंध में इनकी सोशल बेस यकीनन है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी पार्टी थी, है भी, और इसको रहना चाहिए पावर में भी। एब्सोल्युटली। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा आप कि अब जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह की तकरीरें चेयरमैन साहब ने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने की, को चेयरमैन ने की और वजीर आला सिंध ने भी की, सब मामला अपनी जगह पे। वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन कोई समझा दीजिए, शेयर कर दीजिए, है क्या? अगर गिरफ्तारी अमल में आती है तो आगे एग्जैक्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा पीपल्स पार्टी का? इस पर कोई प्लानिंग है आपकी? कानून से, हम कानून के अंदर अपने मुकदमात लड़ते हैं, हम इदारों के साथ नहीं लड़ते हैं। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है, देखिए आप लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, राय-आमा हमवार करते हैं, मुझे बताएं कि जब एक जमात जिसे वोट मिला है, सिंध की अवाम की अक्सरियत ने उसे मुंतखब किया है सारी साजिशों और धांधलियों के बावजूद, और कोई लोग उठ के जिनकी 15, 16, 17 सीटें हों और वो कहे कि हम हुकूमत खत्म करने लगे हैं, तो कोई आप सवाल करते हैं कि भाई आप ये बेज़मीरी क्यों करने लगे हैं? लोगों के ज़मीर खरीदेंगे, जमहूरियत, आइन, कानून के खिलाफ जाएंगे, अवाम के हक़ हाकमियत को छीनेंगे। तो ये तमाशा तो हम पहले क्या मशरकी पाकिस्तान के अंदर करते नहीं रहे हैं कि जो जिस सूबे का हक़ हाकमियत है उसे अगर आप छीनेंगे। अब देखें ना कितने असूली हो जाते हैं कि मुराद अली शाह का नाम JIT में आ गया, वो रिजाइन कर दे, तो इमरान खान का जो नैब के केसेस हैं उसमें उसे रिजाइन करने पे क्यों नहीं कहा जाता? खट्टर साहब को रिजाइन करने पे क्यों नहीं कहा जाता? इमरान खान की बहन मुजरिम निकल आती है, हुकूमत भी उसे जुर्माना करती है, सुप्रीम कोर्ट भी उसे जुर्माना करती है। वो हुकूमत में तो नहीं है सर, लेकिन और दूसरी बात यह है कि वो तो इंक्वायरीज हैं। इमरान खान की बात करें आप या फिर खटक साहब की बात करें, इंक्वायरी की हद तक तो कोई मामला नहीं है ना। अभी आगे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में दाखिल होनी है, उसके बाद के रेफरेंस पे मामला जाना है। अभी तो इंक्वायरी फाइनल नहीं हुई है नैब की। क्या है, JIT कोई आसमान से नहीं उतरी, ये हुकूमती अफसर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने होते हैं। नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट के नहीं है वो, JIT सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी है सर। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी जांचना है उसे, कोई इसमें मैजिस्ट्रेट है, कोई इसके अंदर सेशन जज है, कोई इसके अंदर हाई कोर्ट। ये दुरुस्त बात है सर, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये एग्जीक्यूटिव है और आपने उसे आसमानी सहीफा बना लिया। अभी तो उसे देखना है कि बैरिस्टर साहब, आसमानी सहीफा तो वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इल्जामात लगाए गए हैं। चलें और कुछ नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन इल्जामात को पीपल्स पार्टी क़यादत क्लियर कर देती। ब्रीफली सिर्फ फरमा दीजिएगा। हम लोग जो चाहते हैं, अभी देखें ना, अभी गिलानी साहब ने फरमाया हमारे मंशूर के ऊपर, भाई मंशूर की ही तो लड़ाई है कि ताकतवर तबके हमारे साथ क्यों लड़ते हैं। अब कब हम सोशलिज्म की बात नहीं करते? ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सोशलिज्म के लिए है ना। जिस वक्त हमने इस्लाम हमारा दीन है की बात की है, तो हमने मजहबी रवादारी की बात नहीं की और हमने दहशत गर्दों को चैलेंज नहीं किया। हमने कब रियासत के अंदर जमहूरियत के लिए कुर्बानियां नहीं की? कब हम मंशूर चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। अब मेन बात सिर्फ ये है कि जो आपने बात की कि इदारों के खिलाफ नहीं जाएगी पीपल्स पार्टी और कानूनी जंग लड़ेगी अदालतों में। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रैंकर पर्सन सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम कुछ बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की, जो कहते हैं कि जल्द जनूबी पंजाब के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। सूबा जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा और यह भी कहा कि किसी से लड़ाई नहीं, सब एक पेज पर हैं। आज आपको बताते जाएं कि बहावलपुर में काबीना का
इजलास हुआ और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि पाकिस्तान की 70 साला तारीख में ऐसा नहीं हुआ, पुराने रिकॉर्ड टूट गया कि लाहौर को छोड़कर किसी और जगह पर काबीना का इजलास हुआ हो। वो कह रहे थे आज बातचीत करते हुए, आपको सुनवाते हैं। हमारे एजेंडे में था कि हिल के है कि जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, तहरीक इंसाफ ने, और हमने उसको सपोर्ट किया। और उसमें वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर हमारी जो कमेटियां हैं वो बन चुकी हैं, वो फाल हैं, अपनी मीटिंग्स कर रही हैं। अभी 100 डे एजेंडे में भी हमने ये बात कही थी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम एक खुद मुख्तियार सेक्रेटेरिएट कायम करेंगे, जिसमें एक अलहदा से चीफ सेक्रेटरी होगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ और एडिशनल आईजी साउथ होगा, और उसमें हम डिवॉल्व करेंगे पावर्स को ताकि यहाँ के लोगों को लाहौर तक न जाना पड़े। वो इंशाल्लाह तमाम मसाइल आपके लोकली हल होंगे। एंटी करप्शन जितना इस टाइम एक्टिव है शायद पंजाब की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप कंप्लेंट करें और आप देखें फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब हमने जो इंक्रोचमेंट के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट इंक्रोचमेंट कमेटी बना दी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, एमपीए, एमएनएस, डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो सब लोग शामिल होंगे उसमें। हमारी बड़ी बुज़दार साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं कि नैब रेफरेंस में कैद बामुशक्कत की सजा पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल में सफाई का काम सौंपा गया है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं और अब ज़राए के मुताबिक अदालती हुक्म की रोशनी में जेल इंतजामिया ने उनकी सजा तजवीज़ करते हुए उन्हें सफाई के काम पर लगा दिया है। 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं नवाज शरीफ साहब और सज़ा के तौर पर सिक्योरिटी वार्ड की अब वो सफाई किया करेंगे। तालीम और तदरीसी सरगर्मी में वो दिलचस्पी रखते थे, लेकिन सिक्योरिटी खदशात थे जिनकी वजह से उन्हें कैदियों को पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब उनके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है जेल में, चूँकि कैद बामुशक्कत है, जो मुशक्कत होगी वो सफाई करना होगी और सिक्योरिटी वार्ड में वो सफाई किया करेंगे। दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, क्या डिटेल है इस बारे में? सज़ा ये तजवीज़ की गई है जेल हुकाम की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब सफाई किया करेंगे? जी बिल्कुल, महलों में रहने वाले अब बैरिक की सफाई करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जेल में सजा की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ सजा के तौर पर सिक्योरिटी वार्ड की सफाई करेंगे। सिक्योरिटी खदशात पर पढ़ाने की इजाजत तो नहीं दी गई, जबकि सिक्योरिटी वार्ड में अकेले कैदी मौजूद है, इससे सफाई की सजा सुनाई गई और एहतजाब अदालत से 7 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिस पर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दुआ ये बताइए, दुआ ये बताना कि ये सफाई करनी क्या होगी वहां पे? क्या वो झाड़ू वगैरह लगवाया जाता है? क्या करवाया जाता है? क्या सफाई कराई जाती है? दुआ मिर्ज़ा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया शायद। बहुत शुक्रिया, दुआ हमें अपडेट कर रही थी। नैब रेफरेंस में कैद बामुशक्कत की सज़ा पाई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने और जेल अमले ने यह तजवीज़ करना था कि वो वहाँ पर मुशक्कत क्या करेंगे, तो उन्हें यह कहा गया है कि जो सिक्योरिटी वार्ड है वहाँ पर उसकी वो सफाई किया करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं पब्लिक न्यूज़ रूम में, यहाँ पर ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और स्टोरीज के साथ। स्टे विद अस। पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। आप कुछ बात करेंगे ख्वाजा साद रफीक साहब की, तो उन्होंने पैरागॉन सिटी में क्या कमाया क्या खाया, पब्लिक न्यूज ने इसका खोज लगा लिया है और पैरागॉन सिटी में ख्वाजा साद रफीक ने मैसर्स प्रोजेक्ट और बिल्डर्स के 420 फ्लैट फरोख्त किए और उन पर 12 करोड़ 48,90,528 रुपए बतौर कमीशन खाने का इल्जाम है। यह तफ्तीश में अब तक ये मामला सामने आया है कि कम अज कम इतने पैसे हैं 12.5 करोड़ के करीब जो कमीशन के तौर पर वसूल किए गए ख्वाजा साद रफीक की तरफ से। रिपोर्ट तैयार की है शाकिर महमूद अवान ने, वो मुलाहिजा कीजिए। पैरागॉन सिटी केस में गिरफ्तार साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक से होने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट हासिल कर ली गई। पब्लिक न्यूज को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने पैरागॉन सिटी में 442 घर फरोख्त किए, उन पर 12 करोड़ 48,90,528 रुपए बतौर कमीशन वसूल किए। दस्तावेजात के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने फरोख्त किए 320 घरों के एड्रेस और शनाख्ती कार्ड्स नंबर देने पर माजूरी जाहिर की, जबकि 122 घरों से मुतल्लिक मालिकान के नाम, पता और शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम नहीं किए।
साबिक वजीर रेलवे ने 442 घरों को 2013 से 2018 के दौरान साद इन एसोसिएट्स के नाम से फरोख्त किया। दस्तावेजात के मुताबिक ख्वाजा साद ने 2013 के दौरान 62 घर फरोख्त किए, जिन पर 1 करोड़ 20 लाख से जायद कमीशन वसूल की। 2014 में 99 घर फरोख्त करके 2 करोड़ 11 लाख 42,551 रुपए कमीशन, 2015 में 90 घर फरोख्त किया और इन पर 2 करोड़ 59 लाख 30,228 रुपए बतौर कमीशन वसूल किए। 2016 में 80 घर, जिन पर 3 करोड़ 43 लाख से जायद कमीशन वसूल की। 2017 में 47 घरों पर 1 करोड़ 88 लाख 66 हजार से जायद, जबकि 2018 में 43 घर फरोख्त किए, जिन पर 1 करोड़ 56 लाख 77 हजार से जायद कमीशन वसूल की। दस्तावेजात के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने MS एग्जीक्यूटिव बिल्डर्स के तमाम घर फरोख्त किए। पैरागन सिटी में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक 3 जनवरी तक नैब के पास जिस्मानी रिमांड पर हैं। कैमरामैन काशिफ जवाद के साथ शाकिर महमूद, पब्लिक न्यूज, लाहौर। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। शाकिर महमूद आबान हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, अब तक की जो तफ्तीश है उसमें क्या सामने आया है? ख्वाजा साद रफीक साहब किस तरह से पैसे बनाते रहे पैरागन सिटी के थ्रू? बिल्कुल, देखें अकबर, जिस तरह फेक अकाउंट्स के हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो है बहुत से इंकशाफात हुए और एक डायग्राम सामने लाई गई और उस डायग्राम से बताया गया कि किस तरह पैसे जो हैं वो जरदारी एंड ग्रुप्स और दीगर को जो है वो मुंतकिल होते थे। इसी तरह का एक ट्राइका जो है वो यहाँ पैरागन सिटी में है। पैरागन सिटी में MS एग्जीक्यूटिव बिल्डर हैं, जिनके ये 442 घर हैं, जिनको ख्वाजा साद रफीक ने फरोख्त किया और इतनी ही तादाद ऐसी सामने आई है जिनको ख्वाजा सलमान रफीक ने भी फरोख्त किया है। अब ये जो ट्राइका आपस में मिलता है, ये MS एग्जीक्यूटिव बिल्डर, ख्वाजा बरादरान, सादान एसोसिएट, SKR और उसके साथ साथ पैरागन सिटी, इसके साथ ये ट्राइका आपस में जो है इनका मिलता है। अब इस सब में एक मुश्तरक चीज जो है वो फरहान अली हैं, जो कि ब्रदर इन लॉ है ख्वाजा सलमान रफीक के, और फरहान अली MS एग्जीक्यूटिव बिल्डर्स के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करते हैं। फरहान अली जो है वो पैरागन सिटी के जितने अकाउंट्स हैं उनको भी वो मैनेज करते हैं, और फरहान अली पैसे जो मुंतकिल करते हैं सादान एसोसिएट को, और इसी तरह फरहान अली ही वो शख्स है जो कि पैसे मुंतकिल करते हैं ख्वाजा सलमान रफीक को। तो फरहान अली के गिर्द ये ट्राइका जो है वो घूमता है, और MS एग्जीक्यूटिव बिल्डर एक प्रॉक्सी कंपनी कहा जा रहा है कि ये भी शाकिर महमूद हमें अपडेट कर रहे थे, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करेंगे। आपको ये बता रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने पैरागन सिटी में क्या कमाया क्या खाया, ये पब्लिक न्यूज़ ने खोज लगाया है। तो पैरागन सिटी में ख्वाजा साद रफीक ने एक कंपनी है मैसर्स एग्जीक्यूटिव बिल्डर्स, उनके 420 फ्लैट फरोख्त किए और उन पर 12.5 करोड़ रुपए के करीब कमीशन का इल्ज़ाम है। तो ये सब मामला अब तक की तफ्तीश में सामने आया है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ शहर कायद की बात करते हैं। तो कराची में एक बार फिर गैस बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। SSGC ने कराची के सनतकारों को सूरत हाल से आगाह करने के लिए इजलास बुलाया है, और इजलास में मुलाकात हुई सुई गैस की आला इंतजामिया की और सनतकारों की, और शिरकत के ये जो इंतजामिया ने बहरान पर काबू पाने से मुताल्लिक इकदामात पर गौर करेगी इस इजलास के अंदर। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहर कायद में गैस बहरान का जिन एक बार फिर बेकाबू। गैस बहरान की शिद्दत में इजाफा, सनतकारों को अरबों रुपए का नुकसान, घरेलू सार्फिन भी शदीद मुश्किलात से दो चार। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। सनतकारों ने SSGC हुक्काम को इतवार तक की मोहलत दे दी। गैस बहरान पर जल्द काबू ना पाया गया तो सनतें बंद करने की धमकी भी दे डाली। SSGC ने कराची के सनतकारों को सूरत हाल से आगाह करने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। मुलाकात में सुई गैस के आला इंतजामिया भी मौजूद होगी। सनतकारों की जानिब से SSGC को इतवार तक का वक्त दिया गया है। इतवार तक मामला ना तय पाए तो पीर को सनतें बंद और मंगल को गवर्नर हाउस पर एहतजाज का ऐलान किया गया है। तो ये जो गैस का बहरान एक मरतबा फिर सर उठा रहा है कराची में और उसके अलावा सिंध भर में, इस पर शहरी बहुत बिफरे हुए हैं। वो क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। फिर बंद हो जाता है यार, ये गरीब लोग हैं, सारे भाड़ों की गाड़ियां हमारे पास। कई दिन गैस बंद होती है, जिस दिन खुलनी होती है, आज खुलनी थी आज बंद है। देख लीजिए बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये परेशान होते हैं पब्लिक यहाँ पर, और सवारी पैसा नहीं देती। हम लोग CNG बोलता है बंद है, बोलता है ये हमारा मसला नहीं है, हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाए। आए दिन CNG बंद रहेगी तो हमारे गरीबों का क्या बनेगा।
हम जो ये रोजी रोजगार थोड़ा थोड़ा करके कमाने वाले, घर चलाने वाले, तो मेरे ख्याल से गाड़ियाँ यहाँ तो बेच देते हैं, यहाँ बच्चों को जो है ना किसी यतीम खाने में जमा करवा देते हैं। इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, गरीबों का पेट है, हम कहाँ जाएंगे। रक्शे वाले सीएनजी के इस दो दिन के शेड्यूल से बहुत परेशान है, लिहाजा हुकूमत से हम ये अपील करते हैं कि आवाम ने आपको इस वजह से वोट नहीं दिया था कि आवाम परेशान हो, सही है ना, तो सीएनजी का ये मसला हल किया जाए। और जो है ना, तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने हैं और शहरी इस पर कितने नाराज़ हैं ये भी आपने मुलाहिजा कर लिया। अब गैस में प्रेशर की कमी है जिसकी वजह से गैस की फराहमी उस तरह से नहीं हो पा रही आवाम को, इस पर आवाम गुस्से में है। हमारे नुमाइंदे नवाज डारी हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज, ये बताइएगा कि हुक्काम अब इजलास तो तलब कर लिया, अब कहते क्या हैं, प्रेशर क्यों कम है और कब तक ये ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल, गैस का बहरान जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची में एक तरफ घरेलू सार्फिन जो है वो परेशान है क्योंकि घरों में लोड शेडिंग है गैस की, जिसकी वजह से जो खाना पकाने में और दीगर चीज़ें करने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो दूसरी जानिब हम इस वक्त मौजूद हैं सीएनजी स्टेशन पर, और सीएनजी स्टेशन पूरी कराची की वो भी बंद है, वहाँ पर भी सीएनजी की जो है वो फराहमी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरा दिन हमें रोडों पर बहुत कम दिखाई दी। तो तीसरी जानब अगर हम बात करें कि सनतों की, तो सनतों में भी अभी इस वक्त तमाम तर इंडस्ट्रीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कराची में दो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइड एरिया, जो एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ से पाकिस्तान का पहिया चलता है, पाकिस्तान की मईशत का एक बैकबोन समझा जाता है। 60% एक्सपोर्ट यहाँ से पूरे दुनिया में की जाती है इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए। वो इंडस्ट्रीज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इंडस्ट्रीज़ के जो सनतकार हैं उनकी जो है वो SSGC के आला हुकाम से मुलाकात भी हुई, वो भी हमने अपने नाज़रीन को बताया। वो आला हुकाम से मुलाकात में 1.5 लाख बरकरार है, कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से सनतकारों ने कल का दिन भी वॉलंटियरली इंडस्ट्रीज़ बंद करने का ऐलान किया है, जबकि मंडे से बाकायदा तौर पर एक कैंपेन का आगाज़ करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि एहतजाज किया जाएगा मंडे से, अगर मंडे तक पीर तक अगर गैस की फराहमी नहीं दी गई तो उसके बाद मंगल को वो गवर्नर हाउस के सामने धरना भी देंगे। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक तरफ सनतकार जो है वो सरापा एहतजाज है, तो दूसरी जानब घरेलू सार्फिन भी बहुत परेशान है, और सीएनजी जो मेन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जरिया है वो भी इस वक्त सीएनजी बंद है, जिसकी वजह से रोडों पर ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। तो कराची के शहरी अगर कहें कि अजाब की ज़िंदगी में मुब्तला हो गए तो गलत नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी एक हफ्ते तक गैस की लोड शेडिंग रही, उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कैप्टिव पावर प्लांट हैं वो बंद रहे, तो दूसरी जानब सीएनजी बंद रही। तो एक हफ्ता पहले ही जो है वो यहाँ कराची के शहरियों ने अजाब की ज़िंदगी इस पर नवाज, इस पर इंतजामिया कहती क्या है, इंतजामिया इस पर कहती क्या है, क्यों ये प्रेशर नहीं है ज़्यादा, जिससे फराहमी नहीं हो पा रही ना घरेलू सार्फिन को ना सनतकारों को गैस की? कोई टेक्निकल इशू है या फिर कोई और मामला है? देखें, कुछ चीज़ें कही ये जा रही हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ आता है कि आर्टिकल 158 जो नेचुरल रिसोर्सेज को डिक्लेयर करता है कि जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज पैदा होते हैं पहले वहाँ की ज़रूरियात पूरी की जाएँ, उसके बाद पूरे दूसरे इलाकों को गैस की फराहमी दी जाए। एज़ पर द सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो सिंध में पैदा होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जा रहा और दूसरी जगहों पर उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। दूसरी जानब वफाक का मौक़िफ़ ये आता है कि मुख्तलिफ़ टेक्निकल वजूहात की वजह से यहाँ गैस की फराहमी मुअत्तल हो जाती है। दूसरी बात कि गैस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इस वक्त विंटर का सीज़न है और यहाँ पर गैस की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हम मुअत्तल कर रहे हैं। तो इस वक्त कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अगर कहें कि सार्फिन को मिल रहा है तो वो यकीनन गलत बात होगी। कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सार्फिन को भी कोई वाज़ेह तौर पर अब बताया नहीं जा रहा, ना SSGC की तरफ से ना ही वफाकी हुकूमत की तरफ से। पहले भी जब ये गैस का बहरान पैदा हुआ था अच्छी खासी सूरत हाल तब भी ख़राब हुई थी, और 2 हफ्ते पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। उस वक्त वज़ीर तवानाई पहुँचे थे कराची, उसके अलावा वहाँ पर गुलाम सरवर खान साहब पहुँचे थे, उन्होंने भी जाकर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वहाँ पर बातचीत की थी, मुज़ाकरात हुए थे, बताया था कि मसला कहाँ से हुआ, लेकिन फिर ये मसला दोबारा अब सर उठाने लगा है। और इसके अलावा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी इस सारे मामले पर, और फिर उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म साहब को पेश की थी, और वज़ीर आज़म साहब ने उस रिपोर्ट पर खैर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। लेकिन 2 ही हफ्तों के दौरान जब इतना बड़ा बहरान सिंध भर में पैदा हुआ, उसके बाद दोबारा ये बहरान पैदा हो गया। तो इस सारे मामले पर हम बात कर रहे थे। अरशद वोरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वोरा साहब वक्त देने के लिए। अब
किस तरह से आप समझते हैं? हुकूमत कहती है कि जनाब मामलात कुछ ऐसे हैं कि हम अभी आए हैं हुकूमत में और ये मामला पुराना चलता आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो फार्मूला है कि RLNG और ये नेचुरल गैस के हवाले से, ये उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लें, ये खत्म हो जाएगा। पिछले साल कोई गैस की लोड शेडिंग नहीं थी, 3-4 सालों से गैस जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर थी इंडस्ट्री। कोई ये लोड शेडिंग अभी एकदम से शुरू हुई है और ये फिर जो है ना इन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये फिर LNG पर अगर लेकर जाएंगे, कराची की इंडस्ट्री जो है 55% पाकिस्तान का एक्सपोर्ट वहां से, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियों को आप चलने ही नहीं दे रहे। कराची में तो गैस का इशू एक तरफ, पानी का इशू एक तरफ, इंडस्ट्री कैसे चलेगी यहाँ पे? कराची के लिए इनको खास तौर पर प्रायोरिटी पे गैस इनको देनी चाहिए। कोई गैस की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। पहले सिर्फ संडेज को हुआ करती थी, अब तो जो है लोगों के घरों के चूल्हे भी नहीं जलते हैं, इंडस्ट्री क्या चलेगी? और कानूनी तौर पर भी अगर सर्दियों की वजह से सर एक ये भी कहा जाता है ना कि मौसम सर्द हो जाता है तो उसकी वजह से जो है गैस वो लिक्विफाई हो जाती है लाइंस के अंदर, उस वजह से प्रेशर कम हो जाता है, ये एक मामला कहा जाता है हुकाम की तरफ से। तो ये होता तो है ऐसे बाय द वे पूरे मुल्क के अंदर, खासतौर पर जब सर्दी बढ़ती है तो? कराची में सर्दी में कोई हीटर तो नहीं चलाते ना। सही। तो कराची में जो है वही रिक्वायरमेंट है, वही 2700 MMCFD, वो गैस इनको देनी चाहिए, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। नहीं तो सर आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं अभी भी जो हम बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज पर जिस सूबे से आए उसका सबसे पहला इख्तियार है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब ये 18वीं तरमीम में ये मामला भी था। आप ये समझ रहे हैं कि सिंध की गैस दूसरे सूबों को दी जा रही है, इस वजह से यहाँ पर नहीं मिल पा रही है? कुल नजर तो बाहर यही आता है। देखें, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उनके दौर में वो प्राइम मिनिस्टर थे तो एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस एनर्जी कॉन्फ्रेंस में जब ये बात हुई थी गैस पर, तो उस वक्त कन्विंस किया गया था, शहबाज शरीफ वजीर आला थे उस वक्त पंजाब के, और उस कॉन्फ्रेंस में हमने कन्विंस किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट का वक्त गया था, और गैस उस वक्त से कराची को कंटिन्यू मिल रही है। अब ये एकदम से इस तरीके का फिर प्रॉब्लम आ जाना, ये समझ में नहीं आ रहा। ये वो सर ये कहते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूशन का वोरा साहब जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया हुआ है कि बाहर से जो आ रही है LNG आ रही है उसको रीगैसिफाई करना है और वो सिंध को दे दें, और सिंध की गैस जो है यहाँ से क्या LNG पंप करनी इतनी दूर पंजाब, तो वो पंजाब को वहाँ से गैस मिल जाती है सिंध की, और यहाँ से जो LNG आती है उसको रीगैसिफाई करके यहाँ पर सिंध को दे दिया जाता है। तो बात तो फिर वहीं पर आ जाती है, जितनी गैस देनी है दोनों सूबों को, मिल तो शेयर उतना ही रहा है दोनों को। LNG की कॉस्ट बेयर कर रहा है ना कि इलेक्ट्रिक तो वो पास ऑन कर रहा है इंडस्ट्री को और आवाम को। अगर LNG की कॉस्ट अगर आप देखें तो LNG की कॉस्ट जो है वो 3 टाइम्स है, वो तो कॉस्ट तो पास ऑन होगी, कोई अपनी जेब से तो नहीं देगा ना। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस वक्त फराहमी की बात कर रहा हूं कि जो फार्मूला है इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन का कि यहां से बाहर से LNG आपने मंगवाई, उसको यहां पे आप रीगैसिफाई करके पोर्ट पे आएगी, पंजाब तक पहुंचाएंगे। उससे बेहतर है कि सिंध को वो गैस दे दी जाए और उसके हिस्से की सिंध पंजाब को दे दे, जो कि फार्मूला है। तो इसी फार्मूले के तहत से सारा मामला चल रहा है। तो इसमें ओवरऑल एट द फेस ऑफ इट तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती है कि कहीं पे किसी का हक मारा जा रहा है या सिंध की गैस उठा के पंजाब को या किसी और सूबे को दी जा रही है। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर LNG की कॉस्ट जो है वो क्या पंजाब को कॉस्ट का तो सर अभी मामला ही नहीं है ना, यहाँ पर कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही। अभी तो सिर्फ उसकी अवेलेबिलिटी की बात हो रही है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। कॉस्ट का मामले पे तो यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। कराची को गैस जिस तरीके से पहले सिंध की फील्ड से मिल रही है उस तरीके से मिलती रहनी चाहिए। ये इनका अपना इशू है। ये इन्होंने जब LNG के प्लांट लगाए थे यहाँ पे, सही है। मैं मौकिफ सर आपका मैं समझ गया। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से सिंध की जो गैस है वो सिंध को मिलती रहे, बाहर से दूसरे सूबों के लिए जो LNG आ रही है उसको रीगैसिफाई करना है, जहां तक मर्जी पंप करना पड़े, जितना मर्जी दूर भिजवाना पड़े, वो उनकी होनी चाहिए, सिंध में से उनका कोटा नहीं निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब अब्दुल समी खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, CNG एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अब्दुल समी खान साहब। आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ हमें भी जरा समझा दीजिएगा। अभी कुछ अरसा पहले इतना संगीन बहरान था, अब दोबारा इसने उठा लिया बिल्कुल सर अपना 2 ही हफ्तों के अंदर। क्यों अचानक दोबारा ये बहरान खड़ा हो गया है? क्यों प्रेशर नहीं है गैस का? मेरे समझ में नहीं आता। हमसे वायदा मिनिस्टर करके गए थे कि आपके बिल्कुल
CNG पूरे पाकिस्तान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन्होंने सदन गैस ने भी फिर तीसरे दिन से बढ़ा दिया। बात यह है कि अभी मैं वोरा साहब का सुन रहा था, ये बात सही कह रहे हैं कि आपका 18 अमेंडमेंट में कोई फर्क नहीं आ सकता। बात यह है कि जो उसमें यहाँ गैस पैदा होता परसेंटेज यहाँ देना पड़ेगा। और बदकिस्मती ये हुई कि इन्होंने 2 साल पंजाब में CNG बंद रखी। अब ये समझे कि साहब बंद होगी तो कोई बात नहीं, वहां तो कन्वर्जन हो गया, अब प्लॉट बन गए या फिर पेट्रोल पंप बन गए। मगर जो सर्व कर रहे हैं इस वक्त बहुत कम तादाद में रह गए हैं CNG के, उनको तो उनके साथ तो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने सिलेंडर लगाए रखे हैं वो तो घर पे गाड़ियां या ट्रैफिक अपने सड़क पे नहीं ला सकेंगे। ये बगैर ऐलानिया बंद कर देते हैं। इनका कोई, इस गवर्नमेंट में हमें बड़ी तकलीफ है कि पहले हमसे मशवरा करते थे फिर उस पर अमल करते थे। ये तो पूछते ही नहीं है कि भैया आपको क्या, बस फौरन रात को 8 बजे, कल जैसे CNG का सिम का आया, रात को 8 बजे तिलाई साहब कल आपको तो नहीं खुलेगी। तो ये तो साहब जो कंज्यूमर है वो तो पागल हो गया। हमारे मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। इनको जो कुछ भी करना है करें, मगर ये है कि ये सिंध में इंडस्ट्री को CNG पूरे पाकिस्तान को उनको देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो ऐलान कर दें कि हमने आज से CNG बंद कर दी। बिल्कुल, जो वादा किया गया था हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से, उस पर अमल भी होना चाहिए, उस वादे को पूरा करना चाहिए। अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन CNG एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और यही फरमा रहे थे कि कॉन्फिडेंस में कम अज़ कम लेना चाहिए स्टेक होल्डर्स को, हुक्काम को, जब भी अगर लोड शेडिंग होनी है या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कोई भी मसला है। हमारे साथ मौजूद थे अरशद वोरा साहब, नवाज डायरी हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे पब्लिक न्यूज़ रूम में, यहाँ पर ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और स्टोरीज हैं, स्टे विद अस। अब हर सुबह सिर्फ ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क पाउडर। Nokia 3.1 Plus with 6-inch HD full view display, dual back camera, 2-day battery life and full metal body. Nokia 3.1 Plus. तरंग ही तरंग है, नई खुशबू नया रंग है, तरंग ही तरंग है, नया मजा दबंग है। नया तरंग चाय में जगाए ऐसा नया गाढ़ा मजा के दिल डांस मारे बिना रह ना पाए। Have you tried the new Lay's Paprika? A flavorful twist of bell peppers and spice, adding flavor to your life. Lay's, life needs flavor. By the way, I love tasty food. The parathas, the karais, the Mackies also sometimes. आओ, आज तुम्हें मिर्चों का तड़का लगाती हूँ। चाचा एक कड़ाही स्पेशल स्प्राइट के साथ। Dirty cat. #Mirchi. ये पिछले तरह की खाएगी भी। चुप करो ना। इस मिर्ची ने तो पेट बचा दी। इसमें तो बड़ी मिर्ची थी यार, मेरी तो है। चाचा एक और कड़ाही। अब हर सुबह सिर्फ ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क पाउडर। वेलकम बैक टू पब्लिक न्यूज रूम। पब्लिक न्यूज फवाद चौधरी के दौरे सिंध की तफसीलात सामने ले आया है। फवाद चौधरी का मिशन सिंध पीर से शुरू होगा और विफाकी वजीर 3 रोजा दौरे पर सिंध के बासियों को करप्ट अनासर के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। फवाद चौधरी साहब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। आपको बताएं कि यह फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि फवाद चौधरी साहब अब सिंध जाएंगे और वहां पर जाकर एक तो इंपॉर्टेंट रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, उसके अलावा सिंध के शहरियों को यह बताएंगे कि करप्ट अनासर कौन कौन से हैं, क्या
क्या उन्होंने किया। टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का, कहाँ कहाँ जाएंगे एग्जैक्टली, क्या कुछ जलसे वगैरह करने हैं लोगों से, किस तरह से बताएंगे सिंध के वासियों को सब कुछ? जी बिल्कुल, वजीर आजम की हिदायत पर अहम टास्क सौंपा गया है। फवाद चौधरी पीर को यानी सोमवार को 31 दिसंबर को पहुंचेंगे कराची में गवर्नर सिंध से मुलाकात होगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो मरकजी सूबाई मरकजी क़यादत है उनसे मुलाकातें होंगी। इसके साथ साथ 4 शहर जो है इनका दौरा करेंगे। एक तो यकीनन सिंध में बड़ी सरगर्मियां होंगी, सिंध में अहम मुलाकातें भी तय पा गई। इसके अलावा सक्कर, बदीन और लारकाना में जो शेड्यूल में शामिल हो गया है और इन 3 बड़े शहरों में अंदरूनी सिंध भी जाएंगे। इसके साथ साथ मेहर बरादरान, जिसमें गौस बख्श मेहर और अली मोहम्मद मेहर, इनसे मुलाकातें होंगी। इसके अलावा याज पुलिसों से मुलाकात तय पा गई है। नायक चितोई तो चूंकि उनके अपने तहरीक इंसाफ के हैं, उनके साथ भी मुलाकात होगी। सही, तो वजीर आजम ने यह टास्क सौंपा है वजीर इत्तलात को। अब वो सिंध जाएंगे, वहां पर दौरा करेंगे, अहम शहरों में जाकर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और सिंध के बासियों को करप्ट अनासर के बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया टिक्का खान सानी, आप हमें इस सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे जो फवाद चौधरी साहब को टास्क दिया गया है। अब कुछ बात करेंगे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शहबाज अहमद सीनियर की, जो मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर PHF को भिजवाया है। हुकूमत और वजारत बैनुसूबाई राब्ता के पास अगर कौमी खेल के लिए वक्त नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। फंड्स ना होने के बायस गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है और जिस दिन से फेडरेशन में आया बार बार कहा कि इस सिस्टम से हॉकी नहीं चल सकती। ये सब कुछ कहा गया शहबाज सीनियर की तरफ से। तो आपको बताते चलें, मुस्ताफी हो चुके सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन शहबाज सीनियर अपने ओहदे से और सदर PHF को उन्होंने ये इस्तीफा भिजवाया और उन्होंने कहा है कि ना मुनासिब फंड्स हैं, ना इस खेल की तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो है। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, ओलंपियन हैं, हॉकी खेल चुके हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का। बात तो किसी हद तक ठीक लगती है, फंड्स नहीं है और फिर इतनी को विल भी नज़र नहीं आती है, लेकिन कौमी खेल है, क्या तरीकाकार हो सकता है सर इसको रिवाइव करने का? नहीं, आपने जो कहा कि दोनों ही बातें हैं उसमें। पहली बात तो बिल्कुल ये सही है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इसको तवज्जो नहीं दे रही और गवर्नमेंट मेरा ख्याल चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन बने, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे होती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने खुद जैसे ही आया है इमरान खान और उन्होंने आते ही क्रिकेट के प्रेसिडेंट को बुलाया है और क्रिकेट को तब से सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो रीजन है, उन्होंने रिजाइन किया क्योंकि वो डिलीवर भी नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ एक रीजन ये भी है, क्योंकि वो जितने अरसे में रहे हैं पाकिस्तान कोई भी ऐसी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। उसमें दोनों रीजन हैं। ठीक है, उन्होंने फिर सोचते हुए सही फैसला किया है कि वो एक तो सपोर्ट नहीं है उनको गवर्नमेंट की, दूसरा वो खुद जो उनकी टीम है या जो उनकी मैनेजमेंट है वो डिलीवर भी कर नहीं पाई। तो मैं समझता हूं उस्मान साहब ठीक कह रहे हैं आप, मतलब फंड्स अपनी जगह पे हैं। पहले मसला होता था कि जनाब बाहर जाते हैं तो ऑस्ट्रो टर्फ पे खेलने की हमारी प्रैक्टिस नहीं है, वो यहाँ पर आ गई, उसमें यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाती है। वो टैलेंट, वो स्पार्क जो पुराने प्लेयर्स में था आपके दौर के, वो कहाँ पे रह गया है, वो नजर नहीं आता। लोगों का भी तो रुझान उस तरह से नहीं है ना अब हॉकी के अंदर, ये भी तो बात माननी पड़ेगी। उसमें दोनों, फिर मैं वही बात कहूंगा, उसमें बात आपकी ठीक है, मगर वो रुझान अगर नहीं है, जो कुदरती टैलेंट नहीं है, मगर हम टैलेंट को ग्रूम कर सकते हैं। उसके लिए हमें चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उसके लिए हमें फंड चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए हमें एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें ग्राउंड चाहिए, फिटनेस सेंटर चाहिए और वैसे ट्रेनर चाहिए। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी होती है। तो गवर्नमेंट तो कोई तवज्जो ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट तो चाहती नहीं है कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, सबसे पहले कौमी खेल का हक है, जैसे हमारे ऊपर पाकिस्तान का सबसे पहले हक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, इमरान खान को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने कौमी खेल को, जैसे वो पाकिस्तान को रियासत मदीना तो बनाना चाहता है, तो पाकिस्तान के कौमी खेल को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाना चाहता। ये मुझे मंतक समझ नहीं आ रही इमरान खान की। तो उसको चाहिए ना, तो वो पहले जैसे अपनी कौम को उठाना चाहता है, जैसे वो अपने मुल्क को उठाना चाहता है, तो कौमी खेल को क्यों नहीं उठाना चाहता? तो इसीलिए दुरुस्त बात है उस्मान साहब। फंड्स के हवाले से दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि कितने और मजीद फंड्स दरकार हैं? माना कि बजट कम है बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब कितना कुछ ज्यादा कर दिया जाए तो कुछ मामला बेहतर हो सकता है? फंड्स की कोई लिमिट नहीं होती कभी भी। आप देखें, जितने आपने कंपटीशन में जाना है, जितने आपने कंपटीशन खेलने हैं, उसी हिसाब से उनको फंड दरकार होते हैं। जैसे आपने प्लेयर्स को ग्रूम करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, तो उसमें मैक्सिमम फंड दें। आप तो मिनिमम भी नहीं दे रहे। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है हॉकी को जो रिक्वायर्ड फंड है उसका मिनिमम भी नहीं दे रही। अभी देखें, बड़ी मुश्किल से अभी मेरा ख्याल कुछ साल के बाद जाके प्लेयर्स के ड्यूज क्लियर हुए हैं, साल के बाद जाके।
तो खुद बताएं कि प्लेयर में वो स्किल, वो जज्बा कहाँ से आएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज ने इस्तीफा दे दिया है या उसके बाद भी जो मैनेजमेंट में लोग आते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो सेक्रेटरी, वो उनको पहले गवर्नमेंट को चाहिए क्राइटेरिया बनाए, जो लोग डिजर्व करते हैं, इस सीट के अहल है, उनको लेके आए और फिर उनको पूरी सपोर्ट करें कि वो जो मुल्क की कौमी टीम है उसको उठाएं और उसके लिए काम करें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हॉकी ओलंपियन हैं, और उनका ये कहना था एक तो बजट बढ़ाने चाहिए, हुकूमत को खास तवज्जो देनी चाहिए हॉकी के खेल पर कि हमारा कौमी खेल भी है। हम अब कुछ लाहौर की बात करते हैं। तो कराची के बाद लाहौर में भी गैस की बंदिश शिद्दत इख्तियार कर गई है और हॉस्टल्स में रहने वाले तालिब इल्म भूखे यूनिवर्सिटीज़ जाने पर मजबूर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के हॉस्टल में सिलेंडर ना होने के बायस तालिबात को वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आपको बताते जाएँ कि लाहौर में भी अब गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और वहाँ ये कहा जाता है हॉस्टल वार्डन की तरफ से तालिबात को धमकी लगाई जाती है कि अगर कोई शिकायत की जाएगी तो यहाँ से फारग कर दिया जाएगा हॉस्टल से। ये लाहौर का मामला है कि यहाँ पर भी गैस की बंदिश है और उसके बावजूद जो हॉस्टल में रहने वाले तालिब इल्म हैं वो उनको वहाँ पर चूंकि गैस अवेलेबल नहीं है हॉस्टल के अंदर। तो दुआ मिर्ज़ा हमारी नुमाइंदा हमें बताएंगी कि मामला है क्या वहाँ पर। दुआ बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, गैस की बंदिश शिद्दत इख्तियार कर गई और हॉस्टल में रहने वाली तालिबात को भूखे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का ये हॉस्टल है जिसकी फुटेज हमें मौसूल हुई है और वहाँ पर ना तो गैस है और इसके अलावा कोई मुतबादिल चीज भी नहीं है, कोई सिलेंडर भी वहाँ पर मौजूद नहीं है कि तालिबात को जो है वो खाना दिया जा सके। इसके साथ साथ पानी की एक बूंद को भी तालिबात जो है वो तरस गई हैं। तालिबात का यही कहना है कि अगर वो किसी सही गैस का यहाँ पर लाहौर में भी कमी है और उसकी वजह से तालिब इल्मों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। दुआ मिर्ज़ा हमें अपडेट कर रही थी। पब्लिक न्यूज़ रूम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।